स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित लगभग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यू जिसे आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। एक अपवर्जी श्रेणी में, अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, निचली सीमा को निकाल दिया जाता है, दोनों वर्ग सीमाओं पर विचार किया जाता है, दोनों सीमाओं को निकाल दिया जाता है या ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है। अपवर्जी श्रेणी को हम क्या लिखते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से। और जब ये हम वर्ग लेते हैं तो इसमें हम जो हमारी ऊपरी सीमा होती है अपर लिमिट, उसको हम उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करते हैं। जो ऊपरी वर्ग सीमा होती है उसको अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है, एक सांख्यिकी सारणी में पंक्ति के शीर्षक को कहा जाता है। ठीक है, जब हम समंकों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये जो पंक्ति बनती है कॉलम, इसका जो शीर्षक होता है उसको क्या कहा जाता है, अनुशीर्षक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे जो हम लिखते हैं उनके बारे में पूछा हुआ है कि जो कॉलम है पंक्ति उसका शीर्षक क्या होता है, अनुशीर्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है, संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है। जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, उनको वर्गों में क्रमबद्ध अगर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है, संख्याओं का माध्य, 15 संख्याओं का माध्य कितना है, 15। ठीक है, 15 संख्याएं हैं और उनका जो समांतर माध्य वो हमारे पास में कितना है, 15 है। यदि दो संख्याएं 18 तथा 12 निकाल दी जाए तब शेष संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए 15 संख्याओं का जो समांतर माध्य हमारे पास में गिवन है, दे रखा है, वो कितना है, 15। इसका मतलब उन 15 संख्याओं का योग कितना होगा, 225। अगर इसमें से दो संख्याओं को हटा दिया जाए, इसका मतलब अब जो संख्या होगी वो कितनी बचेगी हमारे पास में, 13 और उनका अगर हमको माध्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इस कुल जोड़ में से दो संख्याएं जो आपकी हैं, एक तो है 18 और एक 12, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 225 क्या है, 15 संख्याओं का योग है। और अगर दो संख्याओं 18 और 12 को निकाल दिया जाएगा तो अब जो योग बचेगा वो कितना होगा, तो 225 में से 18 और 12 30 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 195। और अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस 195 में 13 का डिवाइड करना है। ठीक है, 195 में, तो 195 में अगर आप 13 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 155। इसका मतलब जो शेष संख्याएं बचेगी उसका समांतर माध्य भी कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करके और फिर बताना है, जो संख्याएं हटाई गई हैं वो 18 और 12 हैं। अगर इसके अलावा कोई और संख्या होती तो समांतर माध्य और कुछ अलग संख्या आता। नेक्स्ट हमारा है 8वां, एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जाती हैं। तो किसी भी श्रेणी में चतुर्थक की अगर हम बात करें, चतुर्थक का मतलब क्या हो गया, जो मूल्य क्या करता है, किसी श्रेणी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये आपका Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये आपका हो गया Q3। इसका मतलब किसी भी श्रेणी में जो चतुर्थक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर हम शतमक की बात करें, शतमक क्या होता है, जो श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो उसमें कितने शतमक की हम गणना कर सकते हैं, उससे एक कम। शतमक मतलब 100 भागों में विभाजित कर रहा है तो हम एक श्रेणी में 99 शतक की गणना कर सकते हैं। अगर दशमक की बात करें, 10 भागों में विभाजित करता है तो एक श्रेणी में उससे एक कम, ठीक है, 9 दशमक की गणना की जा सकती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब वर्ग की निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार किया जाता है तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं।
ठीक है, जैसे अगर आपके पास में जो वर्ग हैं वो इस तरीके से हैं 1 to 9, 10 to 19, फिर आपका 20 to 29। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी श्रेणी कहते हैं, समावर्जी या इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। इसमें पहला वर्ग अगर 1 से लेकर 9 तक है, इसमें दोनों मूल्यों को शामिल किया जाता है। 10 से 19 में 10 और 19 दोनों को शामिल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है मध्यिका तथा समांतर माध्य की सहायता से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। बीच में देखिए जो आपके लिखा हुआ है यहाँ पे सब जगह माइनस का साइन है। तो मध्यिका और समांतर माध्य की सहायता से अगर हमको बहुलक निकालना है तो बहुलक क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, जेड इक्वल टू बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। नेक्स्ट आपका है 10, 9, 17, 91 का समांतर माध्य है। तो आपके पास में 4 संख्याएं हैं, इन 4 संख्याओं को सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। 10 + 9 + 17 + 91, इन 4 संख्याओं को जोड़ के उसमें हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका समांतर माध्य होगा। तो देखिए लगभग ये कितना आ जाएगा, 98, 108, 108 और 9 उसमें हमने प्लस कर दिया 107, 117, 117 में अगर आपने 4 का डिवाइड किया तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं हो सकता है ये ऑप्शन गलत हो। ठीक है, तो आप एक बार क्या करना, इन चारों को प्लस कर देना, 10 + 9 + 17 + 91 और उसमें 4 का डिवाइड करके देख लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 5वां, रेडीमेड वस्त्रों के औसत आकार की जानकारी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन सी माप उपयुक्त रहेगी। देखिए रेडीमेड वस्त्र होते हैं या आपके जूते हो गए जैसे, तो इनका औसत आकार जानने के लिए एक तरह से जो मोड भूयिष्ठक या जिसको हम बहुलक कह सकते हैं उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है असमान पद मूल्यों की दशा में, अगर पद मूल्य असमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस श्रेणी में समांतर माध्य का जो मूल्य है वो गुणोत्तर माध्य की तुलना में ज़्यादा होगा और गुणोत्तर माध्य का जो मूल्य है वो हरात्मक माध्य से, हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका अपकिरण का आदर्श माप। ठीक है, अपकिरण का कौन सा माप आदर्श कहला जाता है, तो प्रमाप विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको आदर्श माप कहा जाता है। अपकिरण के विभिन्न माप है जैसे माध्य विचलन है, चतुर्थक विचलन हो गया, आपका विस्तार है, ये सभी अपकिरण के माप होते हैं, लेकिन इन सभी में से श्रेष्ठ किसको कहा जाता है, प्रमाप विचलन को। नेक्स्ट हमारा है यदि समांतर माध्य 25 तथा प्रमाप विचलन 6.25 हो तो विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, CV = होता है समांतर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6.25 अपॉन 25 इंटू 100। तो इसको अब अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा शायद 25 आएगा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। नेक्स्ट है यदि प्रसरण 144 हो तो मानक विचलन। तो देखिए जो प्रसरण दे रखा आपको 144 है, तो जो मानक विचलन है प्रमाप विचलन है वो क्या होता है, जो प्रसरण है उसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट प्रसरण वेरियांस। तो 144 का अगर आप रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अर्ध चतुर्थक विस्तार इंटर क्वार्टर रेंज की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय चतुर्थक में से अगर प्रथम चतुर्थक को हटा देंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, IQR अंतर चतुर्थक विस्तार। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रथम अपकिरण घात कहा जाता है। ठीक है, अपकिरण का जो प्रथम घात है फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन किसको कहा जाता है, माध्य विचलन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चतुर्थक विचलन का 5 गुना बराबर होता है।
चतुर्थक विचलन का जो 5 गुना है वो किसके बराबर होता है? माध्य विचलन के 6 गुने के बराबर। ठीक है, 5 इंटू क्यू डी अगर कर देंगे तो वो 6 इंटू एम डी माध्य विचलन के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपकिरण का सबसे अधिक लोकप्रिय माप। ठीक है, तो अपकिरण के विभिन्न माप है, उसमें से सबसे लोकप्रिय माप जो है वो आपका कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन। नेक्स्ट हमारा है यदि एस डी प्रमाप विचलन कितना दे रखा है आपको? 15 और मीन कितना दे रखा है? समांतर माध्य 30, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग देके इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आंसर आपका कितना आ जाएगा? 50%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि वेरिएंस 625 है तो एस डी प्रसरण आपको कितना दे रखा है? 625, तो प्रमाप विचलन कितना होगा? इस प्रसरण का हम अंडर रूट निकाल देंगे, तो 625 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होता है? 25। नेक्स्ट है समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग होता है। कोई भी विचलन अगर समांतर माध्य से लिए जाते हैं d इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, इस तरीके से अगर ज्ञात किए जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में उन विचलनों के वर्गों का जो योग होता है, ठीक है, वर्ग क्या हो जाएंगे आपके? डी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्गों का जो योग होता है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग कितना होता है? तो इनमें से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब माध्यिका से लिए जाएंगे, ठीक है, माध्यिका से अगर विचलन लिए जाते हैं तो उनके वर्गों का जो योग है वो एक तरह से क्या होता है? न्यूनतम होता है। नेक्स्ट हमारा है यदि श्रेणी में न्यूनतम मूल्य 12 और अधिकतम मूल्य 28 हो तो विस्तार गुणांक कितना होगा? तो विस्तार गुणांक क्या हो जाएगा आपका? 28 माइनस 12 अपॉन 28 प्लस 12। इसको सोल्व करने पर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। 28 ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर ये आएगा लगभग, जैसे देखिए 0.4 आएगा। ठीक है, 0.4 मतलब आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विचरण गुणांक की गणना की जाती है। तो विचरण गुणांक के लिए मैंने बताया था अभी कि जो प्रमाप विचलन है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें हम क्या करते हैं? समांतर माध्य का भाग दे देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसका मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन और माध्य दोनों की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आपका है 11 एसडी का सूत्र होता है। ठीक है, एसडी प्रमाप विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? इन चारों में से अगर हम देखें तो जो वेरिएंस है उसका हम वर्गमूल निकाल दें, प्रसरण का अगर वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रमाप विचलन। नेक्स्ट लोरेंज वक्र कर्ण रेखा के जितने समीप होगा। ठीक है, लोरेंज वक्र हमने जैसे बनाया है, या आपकी कर्ण रेखा है और इसके जितना पास में आएगा उतना ही क्या होता है? उसमें विषमता का अभाव होती है, या उसमें हम कह सकते हैं कि सम। ठीक है, समानता उसमें ज्यादा पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है विस्तार का सापेक्ष माप। ठीक है, देखिए निरपेक्ष माप की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं? अधिकतम मूल्य जो है उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से हम स्मॉलेस्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 माइनस m0, लेकिन ये आपका क्या है? निरपेक्ष माप है। ठीक है, सापेक्ष के लिए हम क्या करते हैं? तुलना करने के लिए m1 में से m0 को माइनस कर दिया, अधिकतम में से न्यूनतम मूल्य को माइनस करके अधिकतम मूल्य प्लस न्यूनतम मूल्य का डिवाइड कर दिया, दोनों को जोड़ के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है बीज गणित प्लस तथा माइनस का प्रयोग निम्न में ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, माध्य विचलन की जब गणना की जाती है तो उस समय चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता है। सभी जो विचलनों के चिन्ह हैं उनको धनात्मक माना जाता है। नेक्स्ट मानक विचलन बराबर होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसके बराबर होता है? 4/5 इंटू माध्य विचलन के। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपकिरण किस श्रेणी के माध्य होते हैं? ठीक है, अपकिरण के जो माप होते हैं उनको किस श्रेणी के माध्य कहा जाता है? तो अपकिरण के मापों को द्वितीय श्रेणी के माध्य कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उनको प्रथम श्रेणी के माध्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है लास्ट
सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को कहा जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है, विस्तार, रेंज कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी।